Very good evening friends. My name is Virender. Welcome to my channel that is समाधान ICS. इस चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा आपका पूरे इंडियन सिविल सर्विसेज का सिलेबस कवर करने की। मेरा नाम वीरेंद्र है। वैसे मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आप जब भी मेरे लेक्चर्स वगैरह अटेंड करेंगे तो हम एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर जान पाएंगे। सिलेबस कवर करने से पहले या फिर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब भी मैं आपको कोई भी सिलेबस के बारे में किसी भी तरह की जानकारी दूँ, आप चाहे तो उसके अपने साथ में नोट्स वगैरह कवर कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में प्रिजर्व रखिए, ताकि वो आपको आगे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। मेरा जो थ्रू आउट सिलेबस रहेगा उसका मुख्य जो केंद्र बिंदु रहेगा, जो मेरा टोटल सिलेबस का प्रोटैगनिस्ट रहेगा, वो रहेगा इंडियन सिविल सर्विसेज का। अगर आपको उसके अलावा भी किसी और चीज़ में डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक हो पाएगा मैं और मेरी टीम आपको इस बारे में ज़रूर जानकारी देने की कोशिश करेंगे। सिविल सर्विसेज सिलेबस को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जब भी अपनी सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो अपने सिलेबस को अपने सामने जरूर रखें। अगर आपको अभी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये नहीं पता कि हमारा एक्चुअल में पूरा सिलेबस क्या होगा, क्या क्या हमारे बेस्ट सोर्सेज हो सकते हैं, तो आप उसके बारे में भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि भाई हमारे सिलेबस में प्री से लेके मेंस तक में आपको क्या क्या सब्जेक्ट जो है ऑप्ट करने चाहिए, सॉरी कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, रेफरेंस बुक जो कि बेस्ट होगी। बाकी सब्जेक्ट का चुनाव आपकी खुद की मर्जी होती है, आप उसको चुनाव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपकी जो स्टार्टिंग कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज सिलेबस की, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, जो कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा पार्ट हमारे पेपर 1 में भी आता है। इसके अलावा हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड लगभग सभी तरह के सब्जेक्ट इससे जुड़े हुए हैं। आप अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इट्स अ बेस फॉर पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी जो हिस्टोरिकल बेस है वो मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट आता है कहीं ना कहीं। अगर मैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट या उससे पहले की जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट की बात करूं और बाद तक की 1935 की बात करूं, या फिर उसके बाद में जो 1946 में एक छोटा एक डिवीजन हुआ था इंडिया की, अगर उसकी बात करूं, वो सब भी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, जिससे कि हमारी पॉलिटिकल साइंस कहीं ना कहीं डायरेक्ट प्रभावित होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मॉडर्न हिस्ट्री की, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए हमारे सोर्सेज क्या क्या हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये अपनी तरफ से करवा देना चाहता हूँ। मैं जो भी अभी बात बोलने जा रहा हूँ वो सभी की सभी बातें मैंने किसी और सोर्सेज से अभी सभी बातें कवर नोट की हैं। जो मेरा प्रमुख सोर्स है इसको कवर नोट करने का हुआ है स्पेक्ट्रम। आप भी स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ सकते हैं, वो IPS अहीर साहब ने लिखी है, बहुत अच्छी बुक है आपकी इंडियन सिविल सर्विस में मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट कवर करने के लिए। मेरे ऐसे कई सारे फ्रेंड्स होंगे, कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये नहीं पता होगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले इस चीज को अच्छे से गूगल कर लीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है। कई सारे स्टूडेंट्स मिडविल, एंशिएंट और मॉडर्न तीनों को कलेक्टिवली एक साथ पढ़ते हैं, कई बार उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्लीज तीनों को अलग अलग रख के आप देखिए कौन सी पर्टिकुलर हिस्ट्री का पार्ट किस डेकेड से स्टार्ट होगा, किस डेकेड की सेंचुरी में खत्म हो जाता है। इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। इसमें आप कहीं पे भी अपने को कंफ्यूज मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट के ऊपर में। मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं जिसके बेसिस पे आने वाले समय में अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री पे लेक्चर बनाऊंगा तो यही वो सोर्सेज होंगे जिसमें मेरा फोकस रहेगा। हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला जो सोर्सेज है उसको हम बोलते हैं आर्काइव मटेरियल्स। आर्काइव का मतलब ही होता है कि हमारे हिस्टोरिकल सोर्सेज जो कि हमारी हिस्ट्री में एक तरीके से इंपॉर्टेंस डाल देते हैं, जिसमें कि आप जो कि फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स के साथ में कभी लंबे समय के लिए आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, फैक्ट्स को आप बदल नहीं सकते हैं, आप सिर्फ इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो वो सभी जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स अवेलेबल है हमारे आर्काइवल मटेरियल्स में अवेलेबल हैं। इनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आर्काइवल मटेरियल्स हमारे पास में जो अवेलेबल है वो पब्लिक है, प्राइवेट और फॉरेन जो प्लेयर्स इंडिया में आए थे उनके तरफ से हमें आर्काइवल मटेरियल्स उपलब्ध हुए हैं। आर्काइवल मटेरियल्स में जो मुख्यतः हमारे पास में मटेरियल है जो कि पब्लिक है, यानी सरकारी मटेरियल है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में हमारा नेशनल आर्काइवल इंस्टीट्यूट जो कि नई दिल्ली में वहां पे अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में हमारा सबसे प्रमुख आर्काइवल मटेरियल अवेलेबल है, जो कि हमारा पूरे इंटायर इंडिया के जितने भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स है उसको कवर करता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। इसके अलावा कई सारे ऐसे स्टेट जो उस समय की प्रेसिडेंसीज थी, कई सारे प्रिंसली स्टेट्स है जो कि मुख्यतः कॉलोनियल रूल के अंडर में रहे, जैसे कि बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास है, राजस्थान है, पेशवा का एरिया है, या पुडुचेरी का एरिया है। ठीक है, आप अंडमान निकोबार के एरिया की बात करो जो कि सुमात्रा के पास में एरिया, इन सभी एरियाज के भी कई सारे आर्काइवल्स अवेलेबल है इनकी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के पास में। तो अगर अपने आप सोर्सेज को हिस्ट्री के और शार्पन बनाना चाहते हो, इनके बारे में और ज्यादा पढ़ सकते हो। इसके अलावा हमारे पास में जुडिशियल रिकॉर्ड्स हैं। आप लोगों को शायद इस बारे में जानकारी होगी, हमारे आज भी कोई भी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय
जब भी किसी भी तरह का कोई भी फैसला सुनाते हैं, आज से 100 साल पहले किसी भी तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है या कोई भी न्याय पालिका ने उसमें कोई भी काम किया है, तो उसको जरूर समावेश में लेते हैं, उसको जरूर संज्ञान में लेते हैं। तो अभी भी हम कहीं ना कहीं अपने हिस्टोरिकल फैक्ट से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमें अपनी हिस्ट्री के जो आर्काइव्स है उसके बारे में ठीक से इल्म या नॉलेज होनी जरूरी है। आगे बात करना चाहूंगा, हमारे यहाँ पे इंडिया में कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स आए थे जिन लोगों ने भी अपने बारे में, इंडिया के बारे में, उस समय जब इंडिया बन रहा था, ठीक है, 14th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में, 17, 18, 19th सेंचुरी में जब इंडिया उस समय डेवलप हो रहा था किसी न किसी रीजन में, उसके बारे में उन लोगों ने अपना लिखा है, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से हो या किसी ने अपनी फैमिली के पर्सपेक्टिव से लिखा हो या सोशल पर्सपेक्टिव से लिखा हो, सबने उसके अपने कोई ना कोई इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं। और यूजली लोगों ने जिस फैमिली के बारे में लिखा वो फैमिली है जिन लोगों ने इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री को बनाने में एक कलेक्टिव भूमिका निभाई है। ऐसी किसी की फैमिली के बारे में नहीं लिखा हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंडिया के लीडर्स और उनकी फैमिलीज के बारे में कई सारे लोगों ने अपने नोट्स लिखे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कई सारे फॉरेन जो आए थे, प्लेयर्स आए थे, उन लोगों ने भी कई सारे अपने रिकॉर्ड्स वगैरह डिपॉजिट किए हैं, कई सारे रिकॉर्ड्स अपने सबमिट किए हैं। रिकॉर्ड्स हमारे जो लाहौर में, लंदन में, नई दिल्ली में भी कई सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल है जो कि इंडियंस ने नहीं लिखे, बट इंडिया के बिहाफ में कई सारे फॉरेनर्स ने लिखे हैं। और इंग्लिशर्स ने भी ऐसे डायरेक्ट इंग्लिशर्स ने, जो ब्रिटिशर्स उन्होंने नहीं लिखे, उनके बिहाफ में भी किन्हीं और जो है प्लेयर्स ने लिखे हैं, सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव को दिखाने के लिए। तो वो रिकॉर्ड्स आज भी अवेलेबल हैं, जो रिकॉर्डिंग लंदन में अवेलेबल है या लाहौर, जो कि पहले भारत का हिस्सा हुआ करता, वहां पे भी अवेलेबल है। आगे कई सारे यहाँ पे इंडिया में ट्रैवलर्स आए हैं, कई सारे ट्रेडर्स आए हैं, उन लोगों ने भी अपनी बायोग्राफी लिखी है। उस बायोग्राफी के दौरान उन्होंने बताने की कोशिश की है कि उन लोगों ने किस तरह से इंडिया को एक्सप्लोर किया, एक्सप्लॉइट किया, एंजॉय किया। कई सारे ट्रैवलर्स यहाँ पे आए, कई सारे ट्रेडर्स आए। इंपॉर्टेंट बात मैं आप बताना चाहूंगा आपको इस बारे में वैसे भी थोड़ी इंफॉर्मेशन होगी, हमारे यहाँ पे इंडिया में कई सारे रिलीजियस क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे जिन लोगों ने धर्म के रिलेटेड बहुत सारे काम किए। कई बार उन्होंने लोगों को धर्म की तरफ, क्रिश्चियनिटी की तरफ ले जाने का काम किया। कई सारे लोगों ने, कई सारे जो ऑलरेडी इंडिया में क्रिश्चियंस अवेलेबल थे उनके उत्थान के लिए काम किया। और कई सारे ऐसे मिशनरीज भारत में आए, उन्होंने सिर्फ सर्वे करने का काम किया कि भाई इंडिया में जो क्रिश्चियन मिशनरीज है उन्होंने कितने लोगों को तब्दील कर दिया। उन लोगों ने भी अपनी बायोग्राफी लिखी है, नंबर ऑफ सेंसेस भी इकट्ठे किए हैं, जो कि हमारे हिस्ट्री आर्काइव्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाता है। आगे बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ पे कई सारे सिविल सर्वेंट्स आए थे जिन लोगों ने हमारे सिविल सर्वेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव, जो अभी फिलहाल हमारा पूरी तरीके से इंडिया में सिविल सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट चलता है, उसमें एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। उन्होंने हमें बताया है कि हम किस तरीके से गवर्नर जनरल या फिर एक वॉइस रॉय के होते हुए किस तरह से अपनी इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को, पॉलिटिकल पावर को, जुडिशरी पावर को, तीनों को एक दूसरे से सेग्रीगेट कर सकते हैं। ये भी कई सारे लोगों ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है और अपने उन्होंने खट्टे मीठे जिस तरह के उनके यहाँ पे एक्सपीरियंस रहे, कैसे अनुभव रहे, उसको भी शेयर किया अपनी अपनी बायोग्राफीज में। और इंडिया के कई सारे लीडर्स हैं, उन लोगों ने भी अपनी बायोग्राफी लिखी है। आप किसी भी लीडर के बारे में अगर पढ़ते हो, जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, अगर आप डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ते हो, उन्होंने भी अपनी एक छोटी सी बायोग्राफी लिखी है। इसके महात्मा गांधी, उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी है। तो ऐसे कई सारे लीडर्स हैं जिनकी बायोग्राफी में अवेलेबल है। और हमारे यहाँ पे इंडिया में उस समय के कई सारे न्यूज़पेपर अवेलेबल है, जो कि सबसे पहले न्यूज़पेपर, वैसे आपको पता हो, जेम्स हिकी ने स्टार्ट किया था बंगाल गजट के नाम से। बाद में धीरे धीरे करके न्यूज़पेपर अंग्रेजी शासन के अंदर अंतरीन चला गया। बाद में जब इसको थोड़ी लिबर्टी मिलने लगी तो उन लोगों ने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया। तो ये सब कुछ प्रमुख सोर्सेज है हमारे हिस्ट्री के आर्काइव्स के। हालांकि इसमें कुछ बहुत ज्यादा बोलने या बात करने जैसा नहीं है और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है। ये सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपना कोई भी सब्जेक्ट, विषय, अपना सिविल सर्विसेज का मेंस का सब्जेक्ट अगर हिस्ट्री रखते हैं तो उसमें आपकी लाभदायक साबित होगा अगर अपने आप किसी तरह से नॉलेज को शार्पन करना चाहते हैं। अगर सिर्फ आप इसलिए आर्काइव्स को पढ़ रहे हैं अपनी कोई हॉबी के थ्रू, तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट इन केस ऑफ एग्जाम पर्सपेक्टिव इट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। इससे कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, चाहे आप सिविल सर्विसेज की पढ़ाई कर रहे हो या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की पढ़ाई कर रहे हो या फिर किसी स्टेट के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आर्काइव से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। हालांकि इसके अलावा और हिस्ट्री में बहुत कुछ है मॉडर्न हिस्ट्री में जानने के लिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में जरूर बात करेंगे। जब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।